गुड मॉर्निंग। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वह है चैप्टर नंबर फर्स्ट का 11वां और 12वां एग्जाम्पल तथा चैप्टर नंबर सेकंड का एग्जाम्पल नंबर पहला और चौथा। तो देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 11, जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो है चार समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम का अक्ष पर स्थित है। यह क्रमशः 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल। क्वेश्चन है, चार समान आवेश अक्ष पर स्थित है। आवेश का मान दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। आवेश का मान कितना दे रखा है? 2 माइक्रोकूलम है। ये 4 है, चारों अक्ष एक्सिस पर स्थित है। अक्ष एक्सिस पर ये कहां स्थित है? ये स्थित है 0, 2, 4 तथा 8 सेंटीमीटर पर स्थित है। अक्ष बराबर 0 है, अक्ष बराबर 2 है, अक्ष बराबर कितना है? 4 है, अक्ष बराबर 8 सेंटीमीटर पर स्थित है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जो अक्ष बराबर 2 पर स्थित आवेश है, इस आवेश पर बल का मान ज्ञात करो। मैं मान लेता हूं अक्ष बराबर 0 पर स्थित जो बिंदु है उसे A, अक्ष बराबर 2 पर B, अक्ष बराबर C पर, अक्ष बराबर 4 पर C, अक्ष बराबर 8 पर D। इन 4 बिंदु A, B, C, D पर 4 समान आवेश 2 माइक्रोकूलम स्थित है। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अक्ष बराबर 2 पर अर्थात B बिंदु पर जो बल लगेगा उस बल का परिणामी बल ज्ञात करना है। अरे हमें क्या ज्ञात करना है? हमें Fb ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना, किसका? Fb का। समान प्रकृति के आवेश हैं तो समान प्रकृति के आवेश होने के कारण इनमें कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। भाई समान के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो यहां से इस Q के कारण इस Q पर लगने वाला बल क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा रे। तो ये Fa होगा। इसी प्रकार इस C बिंदु पर स्थित आवेश Q के कारण इस B बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल की दिशा किधर होगी? माइनस अक्ष एक्सिस की दिशा में होगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं? समान प्रकृति के आवेश हैं। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण। ये क्या हो गया? Fc। इसी प्रकार D बिंदु पर स्थित अर्थात अक्ष बराबर 8 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश के कारण अक्ष बराबर 2 पर स्थित अर्थात बिंदु P पर स्थित आवेश Q पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी? माइनस अक्ष एक्सिस की दिशा में। क्यों होगी? क्योंकि प्रकृति कैसी है? समान है। समान प्रकृति होने के कारण आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा रे? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये किसकी दिशा हो गई? Fd की दिशा होगी। अर्थात जो Fb है वो किसके बराबर होगा? Fa सदिश प्लस Fc प्लस Fd के बराबर होगा। होगा कि नहीं? अब यहां से मैं Fa ज्ञात करता हूं। बल क्या होता है? बल कूलॉम नियम से क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से F बराबर क्या आया था? K² अपॉन R² आया था। तो यहां से Fa ये बिंदु और ये बिंदु इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अक्ष बराबर है 2 सेंटीमीटर होगी।
अर्थात इसमें जो आर स्क्वायर होगा, इस आर स्क्वायर का मान कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना आया 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किस में बदला रहे मीटर में। प्लस इसकी दिशा किधर होगी, प्लस आई कैप में है या माइनस आई कैप में, इधर है तो क्या है प्लस आई कैप है। प्लस एफ सी की दिशा किधर है माइनस आई कैप में है। अरे माइनस आई कैप में है, यहां जो आर का मान होगा वो आर का मान कितना होगा, ये x बराबर 2 पर स्थित है, ये x बराबर 4 पर स्थित है, तो r का मान कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो यहां से k क्यू स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू माइनस आई के प्लस एफ डी। अरे एफ डी और बी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, ये x बराबर 8 पर है, ये x बराबर 2 पर है, तो दूरी कितनी हुई 6 सेंटीमीटर। तो यहां से बल कितना आएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन 6 गुणा 10 की पावर -2। बल की दिशा किधर होगी माइनस आई कैप की दिशा में। तो यहां से ये वाला मान किसमें है प्लस में है, ये वाला मान किसमें है माइनस में है, दोनों मान क्या है बराबर हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों बल हैं एफ ए व एफ सी दोनों परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है विपरीत है। अरे दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे ये निरस्त हो जाएंगे। तो यहां से जो मान आएगा वो मान कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 6 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, दिशा किधर आएगी माइनस आएगी। यहां से हम इसका मान याद करेंगे तो जो एफ बी होगा वो कितना होगा, के का मान रख देंगे, यहाँ के का मान कितना रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -6 बटा में क्या आएगा रे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना है 6 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 6 गुणा 10 की पावर -2। यही होगा ना, दिशा आएगी माइनस आई कैप में। तो यहां से ये 2 से 6 3 बार चला जाएगा, इस 2 से 6 3 बार चला जाएगा, इस 3 और 3 मिलकर 9 चला जाएगा। तो एफ बी बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर 10 की पावर 9 है गुणा 10 की पावर 6 माइनस का 10 की पावर -6 माइनस का कितना हुआ 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर -2 कितना हुआ 10 की पावर -4। ये 10 की पावर -4 नीचे में है, ऊपर जाएगा किसमें हो जाएगा बट ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 4। दिशा किधर आएगी माइनस आई कैप दिशा में आएगी। तो यहां से ये 10 की पावर +4 है, 10 की पावर +9 है, कितना हुआ 10 की पावर 13, 10 की पावर +13 और 10 की पावर -12 कितना हुआ 10। दिशा आएगी माइनस आई कैप की दिशा में आएगी रे। तो बल का मान कितना आया 10 न्यूटन तथा दिशा किधर आई माइनस आई कैप की दिशा। ये था एग्जाम्पल नंबर 11वां फर्स्ट चैप्टर। इसमें दिया हुआ था 4 समान प्रकृति के आवेश हैं जिनका मान 2 माइक्रोकूलम है तथा यह एक्स एक्सिस पर स्थित है। इस एक्स एक्सिस पर यह एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 4 पर तथा एक्स बराबर 8 पर स्थित है। अब आगे पूछ रहा है कि एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर पर स्थित किसी बिंदु है, उस बिंदु पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है।
इस बिंदु पर विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो बल का मान ज्ञात करेंगे। हम मान लेते हैं ये 4 बिंदु ABCD हैं। ABCD हमें B बिंदु पर ज्ञात करना है। तो A बिंदु के कारण B पर तथा C बिंदु के कारण B पर जो बल लगेगा वो समान परिमाण का होगा, लेकिन प्रकृति में क्या होगा? विपरीत होगा। प्रकृति में विपरीत होने के कारण ये आपस में क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या? FD बचेगा। D के कारण जो बल लगेगा वो बचेगा, जिसका मान आएगा 10 न्यूटन। दिशा किधर होगी? माइनस I की दिशा, मतलब माइनस एक्सिस की दिशा। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 12, वो है 4 समान आवेश। एग्जांपल नंबर 12 है, उसमें 4 समान आवेश क्यों है? वो चारों समान आवेश कहां स्थित है? एक वर्ग के चारों कोनों पर उपस्थित है तथा वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान A है। तो प्रत्येक कोने पर स्थित आवेश पर बल का मान ज्ञात करो। किसका मान पूछ रहा है? बल का मान पूछ रहा है प्रत्येक कोने पर। फर्स्ट चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो क्या है? 4 समान परिमाण क्यों के आवेश एक वर्ग के चारों कोनों पर उपस्थित है। ये मान लिया एक वर्ग है ABCD, कोई वर्ग है। इस वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण का आवेश क्यों स्थित है तथा इस वर्ग की भुजा का मान कितना है? A है। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक कोने पर अर्थात A पर, B पर, C पर, D पर किसका मान ज्ञात करना है? परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। परिणामी बल का मान ज्ञात करना। मैं मान लेता हूं, मैं इस B बिंदु का चयन करता हूं। किसका? इस B बिंदु का कर लो, A का कर लो, या C का कर लो, या D का कर लो। किसी बिंदु का चयन कर लो, सब पर जो बल आएगा उसका मान क्या आएगा? समान आएगा, केवल दिशा ही चेंज होगी। तो हमें परिणामी बल पूछ रहे हैं, तो मैं B बिंदु का चयन कर लेता हूं। इस B बिंदु पर क्या आवेश स्थित है? क्यों आवेश स्थित है? इस B बिंदु पर क्यों आवेश स्थित है? तो इस बिंदु पर जो स्थित आवेश है, इस आवेश पर बल किस किस के कारण लगेगा? एक तो बिंदु A पर उपस्थित, बिंदु D पर उपस्थित, बिंदु C पर उपस्थित। समान परिमाण है, परिमाण समान है, तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, FA के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगी, इधर कौन सा? FA होगा, क्योंकि प्रतिकर्षण लग रहा है। ये क्या होगा? FC होगा। दिशा इधर क्यों हुई? क्योंकि प्रतिकर्षण हुआ। ये क्या है? इस D बिंदु के कारण लगने वाला बल किधर होगा? इधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, और जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया के अनुदिश होता है। ये FD हुआ, FA, FC। अरे FA किसके लंबवत है? FC के लंबवत है। यहां से क्या देख रहे हो? यहां से ये देख रहे हो कि जो FA है वो FC के क्या है? लंबवत है। अरे मान लिया ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, तो ये बिंदु किधर जाएगा? ना तो ये बिंदु इधर आएगा, ना ये बिंदु इधर आएगा। ये बिंदु जाएगा किधर? ये बिंदु जाएगा इधर। यहां कोई बिंदु था, इस बिंदु पर 5 न्यूटन बल इधर लगा रहे थे, 5 न्यूटन बल इधर लगा रहे थे। दोनों परिमाण में क्या है? समान है, लेकिन परस्पर क्या है? लंबवत। दोनों परस्पर लंबवत होने के बाद यहां से किसी बिंदु को खींचोगे तो वो बिंदु कहां जाएगा? यहां जाएगा। ये वाला बिंदु कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। तो बल किधर लगा है? इन दोनों के कारण बल किधर लगेगा?
इधर लगेगा। तो जो एफ ए है एफ सी है ये परस्पर लंबवत हैं, परिमाण के क्या है, समान है, क्योंकि चारों कोनों पर क्या है, समान आवेश क्यों रखे गए हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो एफ ए सदिश बराबर किसके है, एफ सी सदिश के, और कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, एफ ए और एफ सी का, इसका क्या आया, परिमाण आया। अब दोनों परस्पर क्या है, लंबवत है। दोनों परस्पर लंबवत होने के कारण जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उन सदिशों का परिणामी सदिश किसी एक सदिश के परिमाण का कितना होता है रे, रूट 2 गुना होता है। या दो सदिशों के योगफल का क्या सूत्र होता है परिमाण ज्ञात करने का, ये दो सदिश है ए व बी है, इनका जो परिमाण आर आएगा वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कोस थीटा। अरे यहां से कोस थीटा का मान 90 है तो 90 हुआ तो कोस 90 क्या हुआ, 0। कोस 90 0 हुआ तो जो परिणामी आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा। अर्थात जब दो कोण परस्पर 90 डिग्री पर हो, दो बल, तो जो परिणामी आता है वो क्या आता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये एफ ए और एफ सी क्या है, परस्पर बराबर है। अरे बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान लो या बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लो, कितना हुआ, रूट 2 ए या रूट 2 बी। मतलब दोनों परिमाण में समान हो, परस्पर लंबवत हो तो क्या होते हैं, बल। तो परिणामी होता है वो क्या होता है, किसी एक के परिमाण का कितना होता है, रूट 2 गुना होता है। अब माना इनके कारण जो बल आएगा वो क्या आएगा, एफ डेस। ये एफ डेस का मान कितना आएगा, एफ डेस का मान आएगा रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। तो यहां से ये एफ डेस आएगा रूट या तो एफ ए स्क्वायर मान लो या एफ बी स्क्वायर मान लो, तो मैं मान लेता हूं एफ ए स्क्वायर। तो एफ डेस बराबर आएगा रूट 2 एफ, ये किसका मान आएगा, एफ डेस का। अब ये जो एफ डेस है, इस एफ डेस की दिशा किधर है, एफ डेस की दिशा जब दो बल परस्पर लंबवत हो तथा दोनों का परिमाण समान हो तो इनका जो परिणामी आएगा वो किसी एक के 45 डिग्री पर जाएगा। तो यहां से 45 डिग्री कोण पर इनका परिणामी बल आएगा और इनका जो परिणामी बल होगा उसकी दिशा किधर होगी, इधर। तो इन दोनों का परिणामी है वो किधर आएगा, इधर है, एफ डेस। अरे एफ डेस की दिशा भी इधर है, एफ डी की दिशा भी इधर है। दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में जब दिशा हो सदिशों की तो उनको जोड़ देते। तो मैं ये बिंदु एफ बी है, इस एफ बी पर जो बल आएगा उस बल का मान कितना होगा, उस एफ डी पर जो बल आएगा बल का मान होगा एफ डी प्लस एफ बेस, यहां से एफ। अब एफ डी ज्ञात करेंगे तो ये जो बिंदु डी है, इस डी बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण इस बिंदु पर लगने वाले बल का मान है। तो यहां से क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना आएगा, ये वाली भुजा कितनी है, इस भुजा की लंबाई, अरे ये ए है, ये ए है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, ये आधार और लंब हुए। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान कितना आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो आधार का मान ए है, लंब का मान ए है, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, रूट 2 ए आ गया। किससे आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया। तो मैं इस यहां जो आर होगा उस आर की जगह क्या लिख दूं, रूट 2 ए। तो रूट 2
ए का क्या आएगा है स्क्वायर आएगा प्लस √2 इंटू के क्यू स्क्वायर। एफ ए का मान कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो यहां से के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो यहां क्या आ जाएगा 1/√2 ए का स्क्वायर है, तो √2 गुणा √2 क्या होगा 2 हो जाएगा गुणा ए स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। यहां से और भी कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है ए स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2। ये किसका मान आ गया बल का मान आ गया। अब इसके जो चारों बिंदु है बल के ए बी सी डी, इन चारों बिंदुओं पर जो बल का मान आएगा वो कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोष्टक 1/2 प्लस √2 न्यूटन। बल का परिमाण क्या आएगा इन चारों बिंदुओं पर समान आएगा, चाहे किसी बिंदु पर ज्ञात कर लो। अब इस बिंदु पर देख लेते हैं, इस डी बिंदु पर देख लेते हैं, ये तो हुआ इसका आंसर। अब इस डी बिंदु पर देखते हैं कि चारों बिंदुओं पर समान आता है इधर। अरे एफ ए के कारण इधर आएगा, एफ सी के कारण इधर आएगा और इस एफ बी के कारण इधर आएगा। दोनों परस्पर लंबवत होंगे तो इनका जो परिणामी आएगा वो किधर आएगा इधर आएगा। अरे परिणामी इधर आया, जो एफ डी है वो इधर आया, दोनों आपस में क्या होंगे जुड़ गए, तो मान कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोष्टक 1/2 प्लस √2। परिमाण क्या आएगा समान आएगा चारों बिंदुओं पर। ये हुआ फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 12वां। अब हम ये फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 11 और 12वां हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है जिसमें एक जो क्षेत्रफल सदिश है वो स्थित है। इस क्षेत्रफल सदिश से पारित फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो फ्लक्स की परिभाषा से इसका गणितीय निरूपण क्या होता था, फाई बराबर ई डॉट एस है, क्या था डॉट प्रोडक्ट। जो 2.1 एग्जाम्पल है ये हमारे दोनों क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। जो 2.1 एग्जाम्पल है उसमें कह रहा है एक विद्युत क्षेत्र E है जिसका मान दे रखा है 200 I केप प्लस 300 J केप। विद्युत क्षेत्र 200 I केप है प्लस 300 J केप है वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश जिसका मान कितना दिया हुआ है 5 गुणा 10 की पावर -3 J केप मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्रफल सदिश से पारित फ्लक्स का मान बताना है। किसका मान बताना है फ्लक्स का मान बताना है। हमारे पास सूत्र क्या होता है फ्लक्स की परिभाषा से, फाई बराबर ई डॉट एस। 11वीं क्लास की फिजिक्स की जो पहली यूनिट है उस पहले यूनिट में आपने पढ़ा होगा सदिश के बारे में। सदिश के बारे में वहां पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में यदि आई डॉट आई होता है तो क्या होता है 1 होता है, जे डॉट जे होता है तो 1 होता है, के डॉट के होता है तो क्या होता है 1 होता है। यदि आई डॉट जे होता है तो क्या होता है 0। यदि जे डॉट के होता है तो क्या होता है 0 और यदि के डॉट आई होता है तो क्या होता है 0। ये है कहां पढ़ेंगे पढ़ा होगा आपने 11वीं की फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक या मैथ। ये क्या है जब डॉट प्रोडक्ट। आई डॉट आई 1, अरे ये यहां से आ सकता था, मैं यहां से क्या लिख देता इसे ES पोस्ट। यदि यह नहीं पता हो आपको तो इतना तो पता है ना ES क्या होता है कोस थीटा।
अरे कोस थीटा होता है तो थीटा का मान हम इस आई और के के आई जे के आधार पर देख लेंगे। मतलब आई और आई के बीच, मतलब दोनों एक ही अक्ष के अनुदिश हैं, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। अरे तो कोस 0 का तो इसका मान कितना होगा? एक ही है। जे और जे एक ही अक्ष के अनुदिश हैं, अरे एक ही अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश हुए तो थीटा का मान कितना हुआ? 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। के और के जेड अक्ष के अनुदिश हैं, एक ही अक्ष के अनुदिश हैं, तो थीटा का मान कितना हुआ? 0। तो कोस 0 कितना हुआ? 1। इसी प्रकार आई डॉट जे, अरे आई इधर है जे इधर है, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो कोस 90, अरे कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो 0 आ गया। इसी प्रकार जे डॉट के, अरे जे ऊपर है के इधर है, दोनों के बीच बढ़ने वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो कोस 90 का मान कितना होगा? 0 होगा। इसी प्रकार के डॉट आई, के इधर है आई इधर है, दोनों के बीच बढ़ने वाला कोण कितना आएगा? 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान कितना होगा? 0। या इसे देख सकते हो। तो क्या होगा? तो फाई बराबर क्या होगा? 200 आई केप प्लस 300 जे केप डॉट 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 जे केप 200 आई केप डॉट होगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 जे केप प्लस 300 जे केप डॉट होगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 जे केप। अरे आई डॉट जे है क्या होगा? 0 होगा। प्लस जे डॉट जे है क्या होगा? 1 होगा। तो क्या होगा? 300 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 होगा रे। तो फाई का मान यहां से कितना आ जाएगा? 5 3 15। तो ये तो क्या हो गया? 1500 गुणा 10 की पावर माइनस 3। आगे इसे गुणा करोगे तो इसका मान आएगा इसका मान फाई का मान आ जाएगा इसे 1.5 गुणा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये 10 की पावर प्लस 3 है, ये 10 की पावर माइनस 3 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो 1.5 वोल्ट इंटू मीटर किसका मान आ गया? फ्लक्स का मान। ये था एग्जाम्पल नंबर 2.1। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4 की। अरे 2.4 जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में एक वलय है। क्या है? एक वलय है, पतली वलय है जिस पर क्यों आवेश वितरित है। इस वलय की जो त्रिज्या है वो क्या है? कैपिटल R है, तथा इसके जो मध्य बिंदु है उससे इसकी जो अक्ष एक्सिस है उस पर एक बिंदु स्थित है जिसकी दूरी कितनी है? अक्ष है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 2.4 क्या है? अरे ये एक वलय है, ये वलय इस प्रकार उपस्थित न होकर ये वलय इस प्रकार उपस्थित है। ये वलय ऐसी नहीं बड़ी है, माना ये कोई क्या है? वलय। ये वलय ऐसी नहीं है, ये वलय ऐसी है। यदि ऐसी होती तो इसका डायग्राम कैसा होता? ऐसा होता। लेकिन ये वलय इस प्रकार स्थित है। ये वलय इस प्रकार स्थित है, तो इस वलय की जो एक्सिस होगी वो किधर होगी? वो इधर होगी या इधर होगी? इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी है? कैपिटल R। इस पर जो आवेश दे रखा है उसका मान कितना दे रखा है? क्यों दे रखा है? वलय कैसी है? पतली है, मतलब एक तार जैसी है, तार से बनाएंगे, तथा इससे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? अक्ष है। हमने इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं मान लेता हूं इसके दो अल्फा।
एक यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया। यहाँ जो आवेश उपस्थित थे dl लंबाई के दो अल्पांश, इन dl लंबाई के दो अल्पांश है, उनके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा मैं मान लेता हूँ ये E2 है, ये क्या है E1 है, तब इस बिंदु से इनके बीच की दूरी है वो क्या है R है, R है। ये कोण में थीटा मान लेता हूँ, ये भी थीटा है तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये ई है, ई के साथ थीटा कोण बना है, अरे थीटा के साथ इसका घटक क्या होगा कोस थीटा होगा, तो E1 कोस थीटा आएगा। इसके जस्ट लंबवत क्या होगा साइन थीटा होगा, तो ये क्या आएगा साइन थीटा आएगा। इसी प्रकार ये E2 है, थीटा के साथ वाला घटक क्या होता है कोस थीटा होता है, तो ये क्या हुआ E2 कोस थीटा हुआ है। जस्ट लंबवत क्या आएगा रे साइन थीटा आएगा। बीच की दूरी r है, बीच की दूरी r है, अल्पांश क्या है dl है। अरे तो dl अल्पांश पर जो आवेश उपस्थित होगा वो कितना है dq है, कितना dq। पतली वलय होने के कारण इस पर क्या होगा रेखीय आवेश वितरण, तो लेमडा बराबर क्या होगा dq अपॉन dl, तो dq बराबर क्या होगा लेमडा इंटू dl, लेमडा इंटू dl। इसी प्रकार में इस पर जो रेखीय आवेश घनत्व है लेमडा, वो इस पर जो आवेश वितरण है इस टोटल पर इसकी लंबाई होगी। और तो एक वलय है, वलय की लंबाई कितनी होती है उसकी परिधि के बराबर 2 पाई r हुआ, तो इस पर जो आवेश हुआ उसका मान कितना है लेमडा इंटू 2 पाई r। dq आवेश है, dq आवेश दोनों का मान समान है, दूरी समान है। अरे दूरी समान है, आवेश समान है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा समान होगा। मतलब E2 E1 के बराबर होगा, E2 E1 के बराबर होगा, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर होगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा इस बिंदु पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी, वो दिशा किधर आएगी इधर है, किधर आएगी इधर है। अब हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, तीव्रता की गणना करते हैं। ये तो हुई किसकी बात दिशा की बात। अब हम इसकी तीव्रता की गणना करते हैं, तो तीव्रता की गणना करते हैं तो हम मान लेते हैं यहां पर ये क्या है dl अल्पांश है। अरे dl अल्पांश हुआ तो इस dl अल्पांश के कारण इसमें जो इसकी जो दिशा में भाग ले रहा है वो कौन सा है, या तो E1 सदिश है या E2 सदिश है। E2 cos थीटा है या E1 cos थीटा है। तो मैं मान लेता हूं कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र हुआ उसका मान कितना है। ये बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसका क्या कर देंगे यदि हम समाकलन कर देंगे। और अल्पांश के कारण यदि विद्युत क्षेत्रता ज्ञात है उसका यदि हम समाकलन कर दें तो इस पूरी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। E बराबर क्या होगा समाकलन E कोस थीटा, या तो इसे E1 कोस थीटा मान लो या E2 कोस थीटा मान लो या E कोस थीटा मान लो, E1 मान लेते। तो यहां से E1 का मान कितना आएगा E बराबर आएगा E1 कांस्टेंट है, E1 का मान कितना होगा किसके कारण है dq के कारण है, दूरी कितनी है r है, तो इसका मान कितना आएगा रे k dq अपॉन r स्क्वायर कोस थीटा। यहां क्या आ गया कोस थीटा। ये क्या है एक समकोण त्रिभुज बनाना है। अरे समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा हो तो लाल बटा कक्का से कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण। तो कोस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं
कोस थीटा बराबर क्या होगा रे, अक्स बटा आर होगा कि नहीं, लाल बटा का से, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू अक्स बटा आर, इसका समाकलन। अब हम तो ई बराबर देखते हैं, ये के क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं। ये क्या है, डी क्यू है, डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, लेमडा इंटू डीएल। तो ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर आएगा समाकलन के लेमडा इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर है, तो क्या हो गया आर क्यूब इंटू क्या होगा रे, अक्स होगा, अक्स कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ये सभी क्या रहेंगे बाहर है, के लेमडा अपॉन आर क्यूब अक्स, ये क्या देंगे बाहर देंगे, ये क्या आ गया डीएल। अरे डीएल हमने टुकड़ा लिया था, इसका जब डीएल का समाकलन करेंगे मतलब इस वर्ग की टोटल परिधि, तो वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो मैं इंटीग्रेशन डीएल की जगह क्या लिख सकता हूं 2 पाई आर लिख सकता हूं ना रे, 2 पाई आर है। अब देखो लेमडा इंटू 2 पाई आर किसके बराबर है, ये बराबर है क्यू के, तो मैं इस लेमडा इंटू 2 पाई आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इस लेमडा इंटू 2 पाई आर की जगह क्या लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, यह आ गया। अब लेकिन इसमें जो आर है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये हमने मानना था। अरे पाइथागोरस प्रमेय से आर क्या है, कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो मैं इस आर की जगह क्या लिख सकता हूं, आर की जगह लिख सकता हूं मैं रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ई बराबर क्या आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, 3 इसकी घात है, आधी घात इसकी, 3 इंटू 1/, कितना होगा 3/2। ये आ गया एक वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब यदि इसमें कोई कंडीशन दी हुई हो, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन है कि अक्ष का मान r से बहुत बड़ा है, अक्ष ग्रेटर देन किससे, r से, मतलब अक्ष r से बहुत बड़ा है। अरे अक्ष ही r से बहुत बड़ा होगा तो अक्ष स्क्वायर तो r स्क्वायर से और ही ज्यादा बड़ा होगा, मतलब क्या होगा आर स्क्वायर क्या होगा अक्ष स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, तो नगण्य होगा तो इस आर स्क्वायर को अक्ष स्क्वायर की तुलना में छोड़ देता हूं रे, तो के क्यू अक्ष अपॉन अक्ष स्क्वायर की पावर 3/2 है, 3/2 से ये 2 से 2 गया, तो क्या बचा रे, ये बराबर बचेगा के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर। ये जब इसकी कंडीशन दी हुई हो, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है यदि अक्ष r से बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, यार क्या हो जाएगा अक्ष की तुलना में नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा तो हमने इसको छोड़ दिया है, तो ये कितना आया, ये बराबर के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर। जबकि एक वलय के कारण यदि सामान्य रूप से पूछा जाए तो ये ऐसा भी, ये आपके व्यंजक भी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन ना आकर ऐसा आ सकता है वलय के कारण अक्ष दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न करो। तो इस प्रकार से आपको इसकी तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न करना है। तो ये जो आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो डाउट्स थे वो डाउट आपके कंप्लीट हुए, और हम जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तीसरा अध्याय होगा, वो होगा विद्युत विभव। वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो हमने चारों एग्जाम्पलों को देख लिया, एक डाउट था आपका 8वां एग्जाम्पल जो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट